नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का शॉर्टकट न तलाशें। कहा, दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले 6 महीने में फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देंगी। सरकार ने देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती का निर्देश दिया। पंजाब सरकार ने 122 से अधिक पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ली। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की विफलता पर विचार मंथन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इजरायल में वार्ता के लिए तैयार। भारत के लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को हराकर जर्मन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे और भारतीय मुक्केबाज वंशज और अमन सिंह बिष्ट एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है, कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 2010 में उनका बोया बीज एक विशाल वृक्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि 2010 में प्रतिभागियों की संख्या 13 लाख से 2022 में बढ़कर 55 लाख हो गई है। राज्य स्तरीय सबसे बड़ा खेल कार्यक्रम पहली बार 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल 1-2 खेलों के भरोसे टिकी थी। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट न तलाशें। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मंत्र है। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में
प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा विश्वविद्यालय के शुभारंभ से पुलिस सुधारों की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना से देश की सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा। वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनियां 6 महीने के भीतर फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण प्रारंभ कर देंगी। कल नई दिल्ली में वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में अधिकतर गाड़ियां पूरी तरह एथेनॉल से चलने लगेंगी। फ्लैक्स ईंधन गैसोलीन के साथ मेथेनॉल अथवा एथेनॉल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। सरकार पेट्रोल डीजल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दे रही है। सरकार ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम में फ्लैक्स ईंधन इंजन के मोटर वाहन और कलपुर्जों को भी शामिल किया है। देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2 दौर की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। मामा, हाँ गुड्डी, आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं सवाल ही नहीं। पापा जी, पापा 10,000 रुपए अभी? हाँ, अभी बैंक जाकर भेजता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते हैं। मतलब? आज तो संडे है। बाप रे, अब क्या होगा? रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेंगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग, सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI कोई भी? लो मामा, हो गया। भाई बात, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डैड। अरे नाना जी, आप यहाँ? पापा गुड्डी, तुम भी ना। RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का शॉर्टकट न तलाशें। कहा, दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले 6 महीने में फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देंगी। सरकार ने देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती का निर्देश दिया। पंजाब सरकार ने 122 से अधिक पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ली। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की विफलता पर विचार मंथन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इजरायल में वार्ता के लिए तैयार। भारत के लक्ष्य सेन विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को हराकर जर्मन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे। और भारतीय मुक्केबाज वंशज और अमन सिंह बिष्ट एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कल राज्यपाल पीएस श्रीधरन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने श्री सावंत से अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया। मणिपुर में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्यपाल ने कल पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एस राजन सिंह को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। नई सरकार के गठन को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आज इम्फाल पहुंच रहे हैं। पंजाब सरकार ने 122 पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली है। नामित मुख्यमंत्री भगवंत मान के राज्य पुलिस महानिदेशक वी के भावरा से मिलने के एक दिन बाद ये फैसला आया है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्तों को लिखे पत्र में 122 राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा हटा लेने का निर्देश दिया है। इस सूची में अधिकांश पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सूची में पूर्व विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का नाम भी है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की विफलता पर विचार मंथन होगा। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कांग्रेस ने पंजाब में अपनी सत्ता खो दी है और अन्य 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी उसे सफलता नहीं मिली है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं द्वारा पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और आंतरिक चुनाव कराए जाने का दबाव बनाए जाने के बीच ये बैठक हो रही है। चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में चिंता और तनाव का माहौल है और असंतुष्ट नेताओं का समूह पार्टी नेतृत्व के कामकाज के तरीके से नाराज है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में
1 संसदीय और 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट, बालीगंज विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहा तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इन सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 16 अप्रैल को होगी। देश में अब तक 180 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 17,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 2 करोड़ 12 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.71% हो गई है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आज योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य योग के विभिन्न आयामों और उसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ इजरायल में वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष विराम लागू होना जरूरी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से कहा है कि वे राष्ट्रपति पुतिन से यरूशलेम में मिलना चाहेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के लिए मॉस्को गए थे और उन्होंने संघर्ष समाप्त करने के लिए मध्यस्थता के उद्देश्य से श्री जेलेंस्की तथा फ्रांस के और जर्मनी के नेताओं से कई बार बातचीत की थी। श्री जेलेंस्की ने संवाददाताओं से कहा कि पहले बातचीत के लिए माहौल अनुकूल नहीं था, क्योंकि रूस केवल चेतावनी दे रहा था और अल्टीमेटम जारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब रूस की ओर से वार्ता के लिए संकेत मिलने पर उन्हें प्रसन्नता है। और अब खेल जगत की खबरें। भारत के लक्ष्य सेन जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल लक्ष्य ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को 21-13, 12-21, 22-20 से हराया। फाइनल में आज लक्ष्य का सामना थाईलैंड के कुनलावुत विडिटसन से होगा। उधर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में वंशज और अमन सिंह बिष्ट ने युवा पुरुष श्रेणी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वंशज 63.5 किलोग्राम वर्ग में सीरिया के अहमद नबाको और बिष्ट 92 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कजाकिस्तान की टीम ओफे पोताशोव को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। एक अन्य मुक्केबाज आनंद यादव ने 54 किलोग्राम श्रेणी में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को पराजित कर कांस्य पदक जीता। हैमिल्टन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल वेस्टइंडीज को 155 रन से हरा दिया। 317 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 40 ओवर और 3 गेंद में 162 रन पर आउट हो गई। भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 123 और हरमनप्रीत कौर ने 109 रन बनाए। इधर बेंगलुरु में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका 6 विकेट पर 86 रन से आगे खेलेगा। निरोशान डिक्वेला 13 रन बनाकर और लसित एम्बुल्डेनिया बिना खाता खोले क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत की पूरी टीम पहली पारी में 252 रन पर आउट हो गई। गुलाबी गेंद से खेले जा रहे इस दिन रात के टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 92 और ऋषभ पंत ने 39 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से लसित एम्बुल्डेनिया और प्रवीण जयविक्रमा ने 3-3 विकेट लिए। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव का 1 वर्ष पूरा होने पर कल नई दिल्ली में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जीके रेड्डी ने कहा कि देश ने आजादी के बाद एक लंबा सफर तय किया है और ये 75 वर्ष हमें उन महान नेताओं की आकांक्षाएं पूरी करने की याद दिलाते हैं जिनके बलिदान और कठिन परिश्रम से भारत का भविष्य सुरक्षित हुआ। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत ने हमेशा वैश्विक हित को महत्व दिया है और अन्य देशों को जरूरत के समय बिना शर्त सहयोग उपलब्ध कराया है। आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती आश्रम से किया था। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं
आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। मार्च 1940 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली मार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों ने जब पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया, तब माइकल ओडॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे। उन्होंने नरसंहार के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में मदद की थी। इस जघन्य घटना ने उधम सिंह के युवा मन को झकझोर दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वे माइकल ओडॉयर से इस क्रूर घटना का बदला लेंगे। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो कई देशों का दौरा किया और अंत में लंदन गए। उन्होंने शेर सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद सहित कई उपनामों का इस्तेमाल किया। 1920 में अफ्रीका गए और 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। अमेरिका में उधम सिंह ने गदर पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और प्रवासी भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। 1927 में वे 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों और हथियारों के जखीरे के साथ भारत लौटे। कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह ने कुछ समय के लिए अपने को सुर्खियों से परे रखा। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से भूमिगत गतिविधियां शुरू की और साथ ही साथ ब्रिटेन पहुंचने के तरीकों का भी पता लगाया। पुलिस उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचने में सफल हो गए। वो पूर्वी लंदन के एक घर में रहे और भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर तथा गोला बारूद खरीदा और सही समय का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होनी थी। माइकल ओडॉयर भी वक्ताओं में शामिल थे। उधम सिंह को अपने इरादे को पूरा करने का सही समय मिल गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक पुस्तक में छिपा लिया और हॉल में दाखिल हो गए। वे एक दीवार के पास खड़े रहे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उधम सिंह मंच की ओर गए, माइकल ओडॉयर पर गोली चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने दहाड़ लगाई। माइकल ओडॉयर इसका हकदार था। वो असली अपराधी था। उसने मेरे लोगों को कुचला, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए प्राण त्याग रहा हूँ। भारत में ब्रिटिश शासन से मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने उनका विरोध किया। ये मेरा कर्तव्य था। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। हम इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी बुरगुला रामकृष्ण राव को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 13 मार्च 1899 को कलवा कुर्ती में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। राव को हैदराबाद रियासत के निजाम के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। पेशे से वकील रामकृष्ण राव ने
स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य नेताओं के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्र भारत के साथ हैदराबाद के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनावों में वो शादनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। राव ने 1956 से 1960 तक केरल के पहले राज्यपाल और 1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 14 सितंबर 1967 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 19 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। एक रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब मौसम। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हल्के बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में आसमान साफ रहेगा। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद में आसमान साफ रहेगा। बेंगलुरु में धुंध छाई रहेगी। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर और गैंगटॉक में आसमान साफ रहेगा। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में सरकार बनाने की गतिविधियों को सभी अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चयन पर चली कवायद। पंजाब में मान ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। हरिभूमि लिखता है, 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक। पार्टी में नीचे से ऊपर तक बदलाव की मांग। यूपी, गोवा में राजतिलक की तैयारी। भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.1% करने की अनुशंसा को भी सभी अखबारों ने विस्तार से जानकारी और आंकड़ों के साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने साल दर साल ऐसी रही ब्याज दर शीर्षक से लिखा है, विशेषज्ञों ने कहा पीएफ अब भी बेस्ट। प्रधानमंत्री के सुरक्षा तंत्र में सुधार के आह्वान को कुछ अखबारों ने विस्तार से दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, आंतरिक सुरक्षा ढांचे में सुधार की आवश्यकता। कहा, प्रशिक्षण के तौर तरीके में बदलाव की जरूरत। अमर उजाला ने भारत और चीन के बीच वार्ता जारी रखने पर सहमति को अहमियत दी है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष की खबरें भी पहले पन्ने पर छाई हुई हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में झुग्गियों में लगी आग पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की संवेदना व्यक्त करने की खबर हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दी है। नवभारत टाइम्स की खबर है, केंद्र ने कहा लोग जनगणना पर ऑनलाइन जानकारी भी दे सकेंगे। जनगणना पोर्टल खुलने के बाद मोबाइल नंबर से लॉग ऑन होगा। राजस्थान पत्रिका ने होली के त्योहार को देखते हुए आलेख में लिखा है, काशी में फागुन की छटा निराली होती है। बाबा विश्वनाथ के सामने 2 रंग अबीर गुलाल के साथ चितास्फम की होली से लेकर तिलक उत्सव तक बनारस के अलग अंदाज में मनाया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का शॉर्टकट न तलाशें। कहा, दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ऑटोमोबाइल कंपनियां अगले 6 महीने में फ्लैक्स ईंधन से चलने वाले वाहनों का निर्माण आरंभ कर देंगी। सरकार ने देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट, पीजी,
2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15 परसेंटाइल की कटौती का निर्देश दिया। पंजाब सरकार ने 122 से अधिक पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा वापस ली। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी की विफलता पर विचार मंथन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।